देखिए, आपका ये दर्द के साथ मैं अपना दर्द मिलाता हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लेकर आऊँगा। राजसमंद वास्तव में गढ़ है। राजसमंद में योग्य और योग्यतम हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी नहीं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर परिवर्तन कहीं न कहीं दिखाई देगा। पर्दे के पीछे रहकर जो हमारी भूमिका रही, वह भूमिका हमने निभाने की पूरी कोशिश की और उसी का परिणाम रहा कि ममता बनर्जी खुद जहाँ रहती है, वो वार्ड नंबर 73 है, वो अपने खुद के वार्ड में भी हार गई। मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली हार देखी है। डोटासरा जी अभी वहाँ 4 बार एमएलए बन गए, मैं 7 बार बन गया, मेरी बराबरी कर रहे हैं। राजस्थान में पर कैपिटा इनकम वो जो कांग्रेस के समय में 1,67,000 थी, आज 2,02,000 हो गई। एनसीआरबी के आंकड़े ये कह रहे हैं कि अपराध और जब तुलना करते हैं तो 10% से ज़्यादा अपराधों की संख्या में कांग्रेस के समय से कमी आई है। 5 साल के अंदर चुनाव हो और भजन लाल जी की सरकार तैयार है, पर हमें उन ओबीसी के लोगों को जिनको आरक्षण का संवैधानिक अधिकार दिया, उस अधिकार से हम उनको वंचित नहीं करना चाहते। इस 1 वर्ष में तीसरी बार गांव की चौपाल पर जा रही है। सरकार की मंशा है कि सरकार की गरीब उत्थान, किसान कल्याण और किसान और किसानी के लिए जो योजनाएं बनी है, उन योजना से आम लाभार्थी रूबरू हो और उस योजना का भरपूर लाभ उठाए। लगातार सरकार अपने प्रत्येक वर्षगांठ पर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में गई। प्रदर्शनी के माध्यम से, विकास रथ के माध्यम से जो विकास के काम किए वो जनता के सामने रखे। भजन लाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने नीतियों के आधार पर फैसला लेना प्रारंभ किया। अलग अलग 16 नीतिगत फैसले लेकर नीतियां बनाई। नीतियां वही सरकार बनाती है जो अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करना नहीं चाहती और नीतियों के आधार पर ईमानदारी से काम करती है। भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस, अपराधों के अंदर लगातार कमी, महिला अपराधों में लगभग 7% की कमी और सुशासन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। ये देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जिस समय देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से आह्वान किया है कि वो पेट्रोलियम पदार्थों का, डीजल और पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, सोने को कम खरीदें, किसानों को कहा फर्टिलाइज़र का कम इस्तेमाल करें, विदेशी यात्राओं में किसी न किसी प्रकार में अपने आप को रोकने की कोशिश करें, पर्यावरण की शुद्धता के लिए वर्क फ्रॉम होम की बात तक भी उन्होंने कही। हमारे देश की अर्थव्यवस्था 2014 में दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था थी और 2025 में हमने जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बने। हमारी जीडीपी औसतन 7.2% के आधार पर लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय अमेरिका, इजराइल और ईरान इसके युद्ध के कारण से और विशेष तौर पर वो खाड़ी देश जहां दुनिया का 80% पेट्रोल और डीजल, क्रूड ऑयल उत्पादित होता है, उसके बाधित होने से पाकिस्तान के अंदर 54% डीजल और पेट्रोल की दरों में वृद्धि हुई है। अमेरिका खुद के अंदर 9% डीजल और पेट्रोल की दरों में वृद्धि हुई है। कई देशों में, ब्रिटेन और कई देशों ने राशनिंग चालू कर दी। हमारी सरकार प्रतिमाह 1400 करोड़ का घाटा खाकर भी अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं कर रही है, परंतु 80% क्रूड ऑयल
हम खाड़ी देशों से लेते हैं और उसमें से 64% हारमुज के उस मार्ग से आता है जो सबसे ज़्यादा बाधित है। इसीलिए इस प्रकार का संकट आया है और प्रधानमंत्री जी ने वैकल्पिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इस प्रकार के उत्पादन पर जोर दिया है। आज 1.5 लाख करोड़ का हम फर्टिलाइज़र कतर से खरीदते हैं। 11.5 लाख करोड़ का हमारा देश क्रूड ऑयल आयात करता है। पिछले एक वर्ष में 6 लाख करोड़ का सोना दूसरे देशों से यहाँ आया, हमारी विदेश मुद्रा यहाँ से गई। 3 लाख करोड़ रुपए हमें हमारे देशवासियों ने विदेश यात्रा में खर्च किए। इन सब पर कटौती, मितव्ययता की बात उन्होंने कही है और मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री जी के साथ चलने वाले उस कारों के बेड़ों को कम किया है। उन्होंने भी एक सरकार के सब अधिकारियों में SOP जारी करके और गाड़ियों और वाहन के उपयोगों में किस प्रकार हम कमी ला सकते हैं उस प्रकार की बात कही है। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि इस समय देश बदल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा विजय रथ हरियाणा, दिल्ली, बिहार, पश्चिमी बंगाल और आसाम सब जगह विजय रथ आगे बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी बंगाल की जीत मोदी जी के विश्वास की जीत है। प्रधानमंत्री जी ने जो सोनार बांग्ला की बात कही उस बात पर लोगों ने विश्वास किया और बड़ी संख्या के अंदर इस बार पहली बार लोगों ने निष्पक्षता से, स्वेच्छा से वोट मतदान किया। इस प्रकार का वातावरण बना और बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में 543 किलोमीटर का वो बॉर्डर जो बांग्लादेश से लगा हुआ था, जिसको 15 वर्षों से ज़मीन राज्य सरकार के नहीं देने के कारण से फेंसिंग नहीं हो रही थी, उसमें फेंसिंग करने का ऐलान किया है और वहाँ के घुसपैठ बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का ऐलान किया है। मैं समझता हूँ कि बंगाल की जीत से हमारे देश के अंदर जो सामरिक वातावरण, कई प्रकार घटनाएं इस प्रकार की हो जाती थी, दहशतगर्दी की घटनाएं, आतंकवादियों का एक राह, सुगम राह थी, वो रुकी है और इसमें देश में अमन चैन भी कायम होगा। और राजस्थान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जिस प्रकार का पारदर्शी शासन दिया है और जिस प्रकार विकास रथ के माध्यम से सब जगह पर, सब चौपालों पर अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर गए हैं, उन सारी योजनाओं के अंदर पार्टी की पूरा कैडर लगा हुआ है। पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग संभाग में भेजा है। उसी के नाते आज मैं कुंभलगढ़ जाकर आया हूँ, कल मैं कपासन में था, इससे पहले मैं घाटोल में था, झाड़ोल में था। इन सब जगह पर ज़मीनी जो हकीकत है उससे हम परिचित हो रहे हैं। एक सुझाव पुस्तिका जिसके अंदर लोग छोटी मोटी अपनी समस्याओं के बारे में लिख रहे हैं, उन सुझाव पुस्तिका पर भी एक एक्शन प्लान सरकार बना रही है कि किस प्रकार छोटी छोटी समस्याओं को हम 15 दिन के अंदर पूरा करके जन समस्याओं का समाधान करें। मोटे तौर पर मुझे इतना ही कहना है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि किरण जी के साथ मुझे कई वर्षों तक राजस्थान की विधानसभा और सरकार में रहने का मौका मिला। दीप्ति जी उन्हीं के नक्शे कदम पर यहाँ जिस प्रकार विकास के कामों में रुचि ले रही है और इस राजसमंद के अंदर छोटी मोटी जन समस्याओं के लिए सरकार के पास पहुँचाना और जिस प्रकार इन 2 बजटों के अंदर इन्होंने इस जिला मुख्यालय को जिला मुख्यालय का रूप देने के लिए एक नहीं अनेकों बड़ी सौगातें लेकर आई है, उसके लिए मैं इनको बधाई देने आया हूँ। हमारा संगठन और हम सब लोग एकाकार होकर जन कल्याण और जन समस्या के निराकरण के लिए कर्तव्य संकल्पबद्ध होकर काम करते रहेंगे। कोई आपका सवाल है तो आप ज़रूर पूछें। आप सब लोग अल्प सूचना पर आए, इसके लिए धन्यवाद।
बंगाल में इस बार आपकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो मुख्यमंत्री के तौर पर निर्वाचित किए गए हैं, वो स्वयं भी अपने एक बयान में आपका जिक्र करते दिखाई दिए। आपके क्या कुछ अनुभव रहे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है। जब कभी भी कोई चुनौती पार्टी के सामने आती है तो पार्टी का परिवार एक जगह से दूसरी जगह जाकर पूरी मदद करता है। मुझे भवानीपुर विधानसभा के लिए प्रवासी प्रभारी के तौर पर पार्टी ने भेजा। नेपथ्य में रहकर हमने काम किया। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की और उस मेहनत के अंदर पर्दे के पीछे रहकर जो हमारी भूमिका रही वह भूमिका हमने निभाने की पूरी कोशिश की और उसी का परिणाम रहा कि ममता बनर्जी खुद उन जहाँ रहती है वो वार्ड नंबर 73 है, वो अपने खुद के वार्ड में भी हार गई। वहाँ जो उनके सामने चुनौती थी सुमित्रा की, उन्होंने दोनों सीटों पर उनको हराया। खुद वो ज़मीनी नेता थे और पार्टी के घोषणा पत्र पर लोगों ने विश्वास किया। एक आरोप पत्र जारी किया था जिसमें बंगाल की जो स्थिति 15 साल में उस पर लोगों ने चिंता व्यक्त की और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। मैं समझता हूँ कि जितना उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कहा उतनी बड़ी भूमिका मेरी नहीं, पर फिर भी एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे संतोष है कि मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला। इसी से जुड़ा मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली हार देखी है। डोटासरा जी अभी वहाँ 4 बार एमएलए बन गए, मैं 7 बार बन गया, मेरी बराबरी कर रहे हैं। जीत और हार सिक्के के दो पहलू हैं। मैं उस हार को स्वीकार करता हूँ और मैं समझता हूँ कि एक हार के बाद जो ठहर जाते हैं वो कर्मयोगी नहीं होती, वो बुज़दिल हुआ करते हैं। इस हार को हमने सैर स्वीकार करके आगे बढ़े हैं और उनके मन में क्यों तकलीफ़ रहती है ये मेरे समझ के परे की बात है। देखिए, कुछ बातें हैं जिन बातों को लेकर हम कह सकते हैं कि राजस्थान आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के विकास दर जिसको हम जीडीपी कहते हैं, 2023-24 से लेकर अगर मैं अब तक की बात करूं 26-27 में, तो कांग्रेस से 41.3% बढ़ी है। राजस्थान में पर कैपिटा इनकम वो जो कांग्रेस के समय में 1,67,000 थी, आज 2,02,000 हो गई। राजस्थान में कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको योजनागत व्यय कहते हैं, लगभग 100% ज़्यादा कभी भी कांग्रेस के शासन में 19,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुआ, जो 53,000 करोड़ रुपये परियोजना यानी हमारी आधारभूत संरचनाओं के लिए खर्च कर रहे हैं। अगर ये वातावरण नहीं होता तो राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग 35 लाख करोड़ का एमयू करने नहीं आते। आज 22 जिलों के अंदर दिन में बिजली मिल रही है, जबकि कांग्रेस सरकार में बिजली गुल हुआ करती थी। एनसीआरबी के आंकड़े ये कह रहे हैं कि अपराध और जब तुलना करते हैं तो 10% से ज़्यादा अपराधों की संख्या में कांग्रेस के समय से कमी आई है। बड़ी बड़ी मछलियाँ गिरफ्त में आई है। पेपर लीक का वो समय युग चला गया। अब इन सब बातों के बाद भी उनको सरकार नज़र नहीं आती, तो ये दुर्भाग्य है। वो जिस चश्मे से देखते हैं वो चश्मा उन्हें मुबारक। दो सरकार की तुलना करते हैं, एक बंगाल की और एक राजस्थान की। बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठते शुभेंदु अधिकारी ने सारी राजनीतिक नियुक्तियां कैंसिल कर दी थी, लेकिन आपकी सरकार को 2.5 साल बाद भी अभी तक कांग्रेस शासित जो नियुक्तियां वो अभी भी कुर्सी में काबिज है। क्यों आपकी सरकार उनका डिसीजन नहीं लेवा रही है? देखिए, अधिकांश जगह पर सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियां रद्द कर दी, पर कई नियुक्तियों के साथ संवैधानिक बाध्यता है। उनका टर्म्स निश्चित है, समयावधि निश्चित है, इसलिए कई नियुक्तियां अभी रद्द नहीं हुई। मैं समझता हूं कि वहाँ जिन आधार पर राजनीतिक नियुक्तियां जिस टर्म रेफरेंस में बंगाल में हुई उसमें क्या रेफरेंस थे, यहाँ जो नियुक्तियां उसमें टर्म्स और रेफरेंस क्या थे, दोनों में कोई ना कोई फर्क होगा, उसके कारण से नहीं हुआ। आप सर पंचायत राज में रहे, बहुत करीबी से आप पंचायत को देखा। सरकार इलेक्शन कराने के मोड में नहीं है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, कांग्रेस का जो बार बार कहना और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जाकर सही मलोडा का ये कहना कि बिना ओबीसी के आरक्षण के, बिना ओबीसी के कमीशन की रिपोर्ट के चुनाव कराए जाए। एक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था महाराष्ट्र सरकार के उसमें, जिसमें उन्होंने कहा कि अब ओबीसी का आरक्षण में क्वांटिफाइबल डाटा के आधार पर हर निकाय का अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से उनकी जनसंख्या के अनुसार से आरक्षण दिया जाए। इसके लिए कमीशन बना, कमीशन की टर्म्स और रेफरेंस तय हुई।
कमीशन ने जन सुनवाई की, काम करना प्रारंभ किया। उसके कारण से कमीशन की रिपोर्ट नहीं आने के कारण से ये विलम्ब हो रहा है। सरकार ने पहले भी कह दिया कि सरकार चुनाव कराने के तैयार है। हम जानते हैं कि संविधान का 73वां 74वां संशोधन हमें बाध्य करता है कि 5 साल के अंदर चुनाव हो, और भजन लाल जी की सरकार तैयार है। पर हमें उन ओबीसी के लोगों को जिनको आरक्षण का संवैधानिक अधिकार दिया, उस अधिकार से हम उनको वंचित नहीं करना चाहते। और कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है किसी न किसी प्रकार से बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव हो जाए, ताकि वो इसको भुनाए। और हम उनके हितों के रक्षक हैं ओबीसी के, इसलिए ओबीसी के कमीशन की रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी और जल्दी चुनाव का कैलेंडर जारी हो जाएगा। इस बार भी उन्होंने 4 विधायक दिए हैं, सांसद को सर्वाधिक वोटों से जिताया है। मगर ऐसा क्यों होता है जब मंत्रिमंडल बनते हैं तब राष्ट्रमंत्री नहीं सुनाई देता है, जब प्रदेश कार्यकारिणी बनती है उसमें राष्ट्रमंत्री का जिक्र नहीं आता है। जो किसान मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, राष्ट्रमंत्री वोट तो देता है मगर फिर अपनी अनदेखी झेलता रहता है। देखिए, आपका ये दर्द के साथ मैं अपना दर्द मिलाता हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लेकर आऊँगा। राजसमंद वास्तव में गढ़ है। राजसमंद में योग्य और योग्यतम हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी नहीं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर परिवर्तन कहीं न कहीं दिखाई देगा। सर, एक हाईवे के नियम आया 172 पर छोड़ना है, जो हाई कोर्ट का आदेश है, तो उसके अंदर डबल इंजन सरकार आप कह रहे हैं, डबल इंजन, पर जो लोगों के वहाँ पर निर्माण बने हुए हैं, जिन्होंने परमिशन लेके निर्माण बनाए हुए हैं, उनके मकान तोड़ रहे हैं। जैसे रिंगस में भी काफ़ी सारे मकान टूट गए, खाटू श्याम जी के इधर काफ़ी सारे लोगों मकान। देखिए, इस मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक रिट पिटीशन गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ फैसला दिया, कुछ फाइंडिंग दिए, और उसके कारण से ये सारा केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर निकाला, उसके कारण से सब कुछ हो रहा है। सीकर राजधानी रहा पेपर लीक की, पेपर लूट की राजधानी रहा, और सीकर में सरपरस्ती किसकी रही ये सब लोग जानते हैं। कलाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्यों चर्चा में आया, तत्कालीन पीसीसी के चीफ का उनसे क्या संबंध था, ये खुद ही वो स्पष्ट करे तो ज़्यादा अच्छा रहे। मैं समझता हूँ कि जब कभी मछली तालाब से गंदी मछलियाँ निकलती है तो एक आधी मछली कहीं रह जाती है, उसके कारण से ये घटनाएं जो नीट की हुई है निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस एजेंसी को जो राजस्थान की है, जिन्होंने इसको भी पर्दाफाश किया। और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि कांग्रेस के समय में जितनी परीक्षाएं हुई, जितनी नौकरियां उन्होंने दी, सब दूषित थी, और एक के बाद एक सारे का पर्दाफाश होता जा रहा है। डॉलर जो पतला होता जा रहा है, डॉलर को लेकर क्या कह रहे हैं? डॉलर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होने के कारण ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से कुछ बातों की अपील की है। आज जिस प्रकार का वातावरण दुनिया में बना है, और विशेष तौर पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के बाद में दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, पर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो लड़खड़ाई नहीं। ना हमारे यहाँ महंगाई बढ़ी, ना हमारे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, और निश्चित तौर पर कुछ रुपए की कीमत में कमी आती है, वो सामयिक बढ़ जाएगी।